5 साल बाद। ये कितने ताज्जुब की बात थी कि उस 27 साला मर्द को 5 साल बाद उस औरत से मोहब्बत हुई थी जिससे पिछले 5 सालों से वो यूं फरामोश किए बैठा था जैसे वो इस रुए ज़मीन पर ही ना हो, जिसे हमेशा पैरों की धूल के बराबर भी नहीं गर्दाना था उसने। आज वो यूं लहू बनकर रगों में गर्दिश करने लगी थी कि उस जैसा मजबूत मर्द भी सिवाय बेबसी और बेयकीनी से आंसू बहाने के सिवा कुछ ना कर सका था। और काबिल यकीन बात तो ये भी ना थी कि आज उन मगरूर मगर बेनियाज मगर बला की साहिर आंखों में उस हस्ती के लिए आंसू थे जिसकी जानिब जिंदगी में जब भी वो उठी थी हमेशा हकारत और नफरत जैसे जज्बात लिए ही उठी थी। वो हस्ती जिसके बारे में गुजरे 5 सालों में से एक लम्हे भी उसने रुक कर सोचना अपने वक्त का ज़यां गर्दाना था। आज ठीक 5 साल 6 महीने 10 दिन के बाद उसे मुसलसल पिछले घंटों से ना सिर्फ अपने बारे में सोचने बल्कि रोने पर भी इस तरह मजबूर किए हुए थी कि अब उसे वक्त का हर वो लम्हा ज़िया का एहसास दिला रहा था जिसमें उसका ख्याल, उसका अक्स, उसका एहसास उसके साथ ना था। जिंदगी की जंग में मात तो वो वैसे भी हर एक के लिए तकलीफ दे होती है, मगर मात का एहसास, उसका दर्द उस लम्हे दो चंद हो जाता है जो आपको शिकस्त से दो चार करने वाली हस्ती हर लिहाज से आपसे कमज़ोर और हमेशा हारने वाली रही हो, और सदा जीतने वालों के लिए तकदीर का ये तल्ख हेर फेर, फाते से मफतू तक का सफ़र कितना अजियतनाक और कर्बनाक होता है, इसका अंदाज़ा शायद उस पल ज़ायान इस्माइल खान से ज़्यादा किसी और को नहीं हो सकता था कि जिसकी पूरी हस्ती जिंदगी में दुराने वाली उस अचानक लेकिन भरपूर तरीन शिकस्त के भंवर में यूं उलझ कर रह गई थी कि अब ढूंढे से भी उस गुमशुदा ज़ात का कोई सिरा, कोई निशान तक हाथ नहीं आ रहा था। और उस गुमशुदा ज़ात का कोई निशान मिलता भी कैसे? उस हस्ती को उसने खुद ही तो खोया था। सारी खुशियाँ, उम्मीदें दामन में आ जाने के बाद उसने खुद ही तो उसे ठुकराया था, खुद ही नफरत की आग में खुद को तबाह कर बैठा था। अब करता भी तो क्या? ज़ायान इस्माइल खान का पूरा वजूद दुख और पछतावे की आग में झुलस रहा था, मगर शायद ये जलन, ये तड़प, ये दर्द उसका मुकद्दर बन चुके थे। बेशक अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं, और अब आला ज़र्फ़ी और इंसानियत दोनों का तकाजा यही था कि वो खंदा पेशानी से अपनी उस सज़ा को तस्लीम करता ज़िंदगी की आखिरी सांस तक। बेइख्तियार एक गहरा सांस फिजा में खारिज करते हुए उसने अपने बहते अश्कों को अपने मजबूत हाथों पर चुना था। उसकी आंखें पूरी रात रोने की वजह से सुर्ख हो चुकी थी, रातों की नींदें तो वैसे भी उसकी उड़ चुकी थी, और अब तो वो तन्हाइयों के साथ सीना तान कर चलता था। कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया था उसने उस हस्ती को, लाहौर का चप्पा चप्पा छान चुका था, लेकिन न जाने वो कहाँ गायब हो गई थी। रोज़ एक नई उम्मीद लेकर निकलता और हर शाम मायूस होकर ही लौटता था। ये सब उसी ने चुना था, खुद उसकी ही खरीदी हुई ये अजियत थी। वो खुद ही उसे अपने लिए अजनबी शहर का बासी बनाकर साथ लाया था आपने। कितनी मिन्नतें की थी उसने उसकी, काश वो एक दफ़ा लौट जाता, लेकिन अब क्या हो सकता था? वो जब से उस शख्स से मिली थी उसी शख्स को सोचे जा रही थी। जाने उसकी शख्सियत में उसे ऐसी कौन सी बात थी जो अपनी तरफ मुतवज्जो किए जा रही थी। वो कमगो तो था ही, उसकी बातों से अंदाज़ा हो रहा था, पर एक अजीब सी खामोशी थी, और उस गहरी खामोशी ने उसकी शख्सियत में कुछ और दिलकशी बढ़ाई थी। उसकी गंदमी रंगत और उसके स्याह घने बाल, उसकी शख्सियत काफ़ी पुरकशिश थी। वो उससे दो टोक बात ही करता था, कोई ख़ास मदारत नहीं, बस लिया दिया सा अंदाज, जबकि बाकी सब मुलाजमीन उसके आगे पीछे उसके सामने मुअद्दब अंदाज में खड़े उसके एक हुक्म का इंतज़ार करते। आई तो वो यहाँ का दौरा करने थी, लेकिन उलझ कर रह गई थी। एक गहरी सांस खींचकर वो पर्दे बराबर करती अपनी ख्वाबगाह के उस हिद्दत भरे माहौल में। उसे सोचते अपने बिस्तर पर दराज हुई थी। बिस्तर पर लेटते ही इर्द गिर्द से बेनियाज नींद की वादियों में पहुंच चुकी थी वो। सुबह वो उठी तो काफ़ी देर हो चुकी थी। नाश्ते से फरागत के बाद वो तैयार हुई तो 11:15 बज चुके थे। जल्दी जल्दी अपनी तैयारी मुकम्मल करके वो गाड़ी में बैठी। आधे घंटे से भी पहले वो ऑफिस में पहुंच चुकी थी। अपने ऑफिस में आकर उसने जो सबसे पहला काम किया था वो ये था कि इंटरकॉम बजाकर आदिल खान को बुलाया था। तकरीबन 15 मिनट बाद वो उसके ऑफिस में मौजूद था। मैं होटल की मैनेजमेंट से मुतमईन नहीं हूँ, मैं चाहती हूँ कि उसमें कुछ चेंजेस लाए जाएँ, ताकि उसकी बात काट कर वो फ़ौरन बोला,
मैं यहाँ एक वर्कर हूँ। अगर आप मैनेजमेंट से मुतमईन नहीं हैं तो आप जनरल मैनेजर को बुलाती। मुझे क्यों बुलाया है आपने? उसने नोट किया था कि उसके चेहरे पर अजीब सी हैरत थी। वो खुद भी नहीं जानती थी कि उसने जनरल मैनेजर को छोड़कर उसे क्यों बुलाया है। उसकी बात सुनकर वो काफ़ी शर्मिंदा हुई, लेकिन अपनी नदामत को छुपाते हुए गोया हुई। मैं यहाँ एक वर्कर की राय लेना बेहतर समझती हूँ कि इस बारे में एक वर्कर की क्या थिंकिंग है, इसलिए तुम्हें बुलाया। शायद तुम्हारी राय से बेहतर रिजल्ट निकाल सकूं। मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूं कि यहाँ बहुत से वर्कर्स ऐसे हैं जो सैलरी ज़्यादा लेते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते। अगर उन्हें हटाकर अच्छे वर्कर्स रख लिए जाएं तो बेहतरी आ सकती है। स्पार्ट लहजे में जवाब आया। तो तुम्हारे मुताबिक वो कौन से वर्कर हैं जिन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए? जानबूझकर उसने बात को आगे बढ़ाया था। इस बारे में मैं कौन होता हूँ कुछ भी कहने वाला? आप एक दफ़ा ऑब्जर्वेशन खुद कर लें, जान जाएंगी आप खुद ही। लहजे में लचक अब भी नहीं आई थी। यही लहजा तो उसकी जानिब उसे मुतवज्जो करता था। ओके, बट अगर आपने मशवरा दिया है तो ये आप जानते भी होंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जो मुफ्त में रोटियां तोड़ रहे हैं। उसका दिल चाह रहा था कि वो यूं ही सामने बैठा रहे और वो उससे बातें करती रहे, लेकिन सामने वाले का मोहतात अंदाज उसकी दिली ख्वाहिश पर पानी फेर रहा था। मैंने ऐसा नहीं कहा कि वो मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। रिमेंबर, मैंने आपसे ये कहा है कि वो सैलरी ज़्यादा लेते हैं और काम कम करते हैं। ना चाहते हुए भी लहजा तल्ख हुआ। शायद आप भूल रहे हैं कि मैं आपकी बॉस हूँ। हुरम ने उसके तल्ख लहजे पर चोट की। सॉरी, शायद अब मुझे जाना चाहिए। माजरत करने के साथ ही उसके कदम दरवाजे की तरफ बढ़े। इट्स ओके, बट मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई। हुरम ने उसको बाहर की जानिब बढ़ते हुए देख कर कहा। सॉरी मैम, मुझे आपकी परमिशन के बगैर नहीं जाना चाहिए था। सामने वाला शर्मिंदगी से बोला। एक बात कहूँ, यह ज़िंदगी सॉरी से नहीं चलती। हर इंसान की ज़िंदगी किसी न किसी मकाम पर आकर तल्ख हो जाती है, लेकिन उस तल्खी को दिल से लगाए अपने लहजे तक में ले आना निहायत बेवकूफ़ी की बात है। हुरम ने मायने खेजी से कहते उसके चेहरे के तासुरात जांचे थे। जी मैम, ताबेदारी से जवाब आया था। सो मैंने फैसला किया है कि अब जनरल मैनेजर की कुर्सी आप संभालेंगे और पूरी मैनेजमेंट टीम को आप गाइड करेंगे। हुरम ने स्पार्ट लहजे में कहा। लेकिन इट्स ओके मैम। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन कुछ सोचकर हामी भर ली। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर प्रमोशन मिस्टर आदिल। हुरम ने आगे हाथ बढ़ाते हुए कहा। थैंक यू मैम, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूं। लहजे में बगैर कोई लचक लाए स्पार्ट लहजे में कहता। दरवाज़ा खोलता वो वहाँ से निकलता चला गया। आई लाइक योर ईगो मिस्टर आदिल। धीमी मुस्कुराहट लबों पर सजाए हल्की आवाज़ में वो बोली थी, और फिर जहन झटकती सामने टेबल पर पड़ी फाइल्स की जानिब मुतवज्जो हुई। मम्मा, ये गंदी बच्ची है, इसने मुझे मारा है। नन्हे से 4 साला होजान ने गाल फुलाई खड़ी लिजा की तरफ इशारा करते मासूमियत से कहा था। मम्मा, ये गंदी बच्ची है, इसने मुझे मारा। नन्हे से 4.5 साला हुजान ने गाल फुलाए अंदर खड़ी लिजा की तरफ इशारा करते मासूमियत से कहा था। मम्मा, ये झूठ बोल रहा है, मैंने नहीं मारा इसे, ये गंदा बच्चा है, झूठ बोलता है। 4 साला लिजा ने मासूमियत से एहतजाज किया था। मैं झूठ नहीं बोलता, ये झूठी है। हौजान ने आंखों में नमी लिए कहा। लिजा बेटा, ऐसा नहीं करते, कितनी बुरी बात है ना, आपने भाई को मारा और अब झूठ बोल रही हैं। आयशा ने नरमी से उसे समझाया। लेकिन बड़ी मम्मा, पहले इसने मुझे मारा था, फिर मैंने मारा इसे, और ये मेरा भाई नहीं है। लिजा ने जल्दी से कहा। क्यों मारा था आपने हौजान? आयशा ने अब गोल मोल से हौजान की जानिब मुतवज्जो होते कहा। मम्मा, ये मुझे मोटू कह रही थी। हौजान ने नरोठेपन से कहा था। क्यों लिजा, क्यों कह रहे थे आप इसे मोटू? इतना प्यारा तो है मेरा मोटू। आयशा ने हौजान के गिर्द बाजू फैलाते हुए कहा। हौजान, जो पहले लिजा को डांट पड़ने पर खुश हो रहा था, पूरी बात सुनकर उसके फैले होंठ सिमटे थे। अब वो खफा नजरों से आयशा को देख रहा था। मम्मा, आप भी इस लिजा का साथ दे रही हैं? मैंने नहीं करनी आपसे बात। हौजान ने दीवार की जानिब रुख मोड़कर आयशा की जानिब पीठ करते कहा था। बड़ी मम्मा, अब मैं इसे मारूंगी, ये पहले भी मुझे लजीजा कह रहा था। लीजा ने गुस्से से कहा। हुरान, आप तो अच्छे बच्चे हो ना, फिर क्यों नाम बिगाड़ रहे हो? ऐसे अल्लाह ताला खफा होते हैं ना? आयशा ने नन्हे हौजान का रुख अपनी तरफ मोड़ते हुए उसके खूबसूरत चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेते हुए कहा। बड़ी मम्मा, अल्लाह ताला कहाँ होते हैं? लिजा ने जल्दी से पूछा, जबकि हौजान भी नाराज़गी भुलाए अब उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। अल्लाह ताला तो हमारे दिलों अल्लाह ताला तो हमारे दिलों में होते हैं, आयशा ने उसकी नन्ही सोच के मुताबिक जवाब दिया था। लेकिन मम्मा, हमारा दिल तो छोटा सा होता है ना,
کیا اللہ تعالیٰ اتنے چھوٹے ہیں؟ لیکن ٹیچر تو کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہوتے ہیں۔ فوزان نے بھولے پن سے کہا، جی بالکل، آپ نے کبھی آسمان پر فلائی کرتے پلین کو دیکھا ہے؟ عائشہ نے شفقت سے پوچھا۔ جی بڑی ماما، وہ تو چھوٹا سا ہوتا ہے، لیزا نے اپنے ننھے دماغ کے مطابق جواب دیا۔ لیکن ماما، جب ہم پلین میں بیٹھ کر کراچی گئے تھے، وہ پلین تو بہت بڑا تھا۔ فوزان نے پچھلے سال جب وہ ہیشم اور عائشہ کے ساتھ کراچی گیا تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا۔ جی بالکل، دیکھو، جب ہم پلین کو دور سے دیکھتے ہیں تو وہ چھوٹا نظر آتا ہے، لیکن جب ہم اسی پلین کو قریب سے دیکھتے ہیں تو وہ بہت بڑا نظر آتا ہے۔ اسی طرح ہم جتنا اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنے ہی بڑے لگتے ہیں ہمیں۔ عائشہ نے تفصیل سے سمجھایا۔ ہم اللہ کے قریب کیسے جائیں بڑی ماما؟ وہ تو نظر ہی نہیں آتے، لیزا نے مایوسی سے کہا۔ عائشہ کو اس کے معصوم سوال پر جی بھر کر پیار آیا تھا۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے اس کا نظر آنا ضروری نہیں ہے میری جان۔ اگر ہم اس کے بندوں کو ہیپی رکھیں گے، اللہ کی بات مانیں گے، نماز پڑھیں گے، تو وہ خود ہی ہمارے قریب آ جائے گا۔ عائشہ نے لیزا کو اپنی گود میں بٹھا کر پیار کرتے ہوئے کہا۔ اوکے بڑی ماما، اب میں کبھی حوزان کو نہیں ماروں گی، اچھی بچی بن کے رہوں گی، لیزا نے معصومیت سے کہا۔ شاباش، یہ ہوئی نا بات حوزان، چلو اب آپ بھی سوری بولو، عائشہ نے حوزان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ سوری لذیذہ۔ حوزان نے دونوں ہاتھ اپنے چھوٹے چھوٹے لبوں پر رکھتے ہنسی چھپاتے شرارت سے کہا۔ یہ کبھی نہیں ماننے والا بڑی ماما، موٹو، لیزا نے بدلا لیا۔ تم کیا ہو، مسٹر بین کی موٹی دادی؟ دروازے میں داخل ہوتے حازم کی گود میں موجود ایشال نے چلاتے ہوئے کہا۔ ہمیشہ کا شرارتی آثار جو پورا حازم پر ہی گیا تھا اور زیادہ تر حازم کے ساتھ ہی ہوتا تھا، اب بھی اس کے ساتھ آئس کریم کھا کر ہی لوٹا تھا۔ اس کی بات پر لیزا نے غصے سے اسے دیکھا۔ چاچو، آپ کبھی اسے منع نہیں کرتے، معصوم سی لیزا نے حازم کی طرف خفا نظروں سے دیکھتے شکوہ کیا۔ کیوں بھئی آصال، کیوں نام بگاڑ رہے ہو اس کا؟ حازم نے مسکراہٹ دباتے مصنوعی غصے سے کہا، اور آصال اس کی مسکراہٹ دیکھ چکا تھا۔ پتہ نہیں کیوں چاچو، یہ مجھے وہی لگتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں چاچو، یہ مجھے ویسی ہی لگتی ہے بالکل، آصال نے شرارت سے کہا۔ اس پر بھی اثر کہاں ہونے والا تھا، شرارتوں سے تو اس کا شروع سے ہی بڑا مضبوط رشتہ تھا، اور اس کی بات پر وہاں سب نفوس نے کہا لگایا۔ چوچا نہیں، آصال بولتے ہیں بیٹا، عائشہ نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ میری جان چوچا ہی ہیں، بھوتوں کا راجا۔ ہال میں داخل ہوتی رحاب نے موزیکا خیز لہجے میں کہا لگایا تھا۔ چوچا ہوگا دانیال، اس کو دیکھتے ہی سامنے والے کی ہنسی چھوٹ جاتی ہے۔ کیوں، مجھ جیسے ہینڈسم بندے کی خوبصورتی پر نظریں ٹکائے بیٹھی ہو تم؟ حازم نے تڑک کر کہا۔ تم اور ہینڈسم، کیا جوک تھا، اور جہاں تک دانیال کی بات ہے، زیادہ نہیں تو تم سے تو اچھا ہی ہے، رحاب نے مصنوعی کہا لگایا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں روحی جانی، لیزا نے حصہ ڈالا، جبکہ اس کی بات پر حازم نے ساکت نظروں سے لیزا کی جانب دیکھا۔ لیزا، پٹائی کر دوں گی تمہاری اگر دوبارہ ایسا کہا تو، پھپھو کہا کرو۔ اور ایسے کون کہتا ہے چاچو کو؟ کچن سے نکلتی زویا نے غصے سے لیزا کو کہا۔ اس کی بات سن کر لیزا کی بڑی بڑی آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں پر لڑکے تھے۔ کیا ہو گیا بھابھی، کیوں ڈانٹ رہی ہیں اس بچی کو؟ دیکھیں کیسے رو رہی ہے، مجھے اچھا لگتا ہے جب یہ مجھے روحی جان کہہ کر پکارتی ہے۔ رحاب نے جلدی سے اس کانچ سی گڑیا کو اپنی گود میں اٹھا کر اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، جو خفا سی نظروں سے زویا کو دیکھ رہی تھی۔ خبردار زویا، اگر میری لذیذہ کو کچھ کہا تو، حوزان نے اپنے معصوم سے چہرے پر غصہ سجاتے ہوئے کہا۔ ہائے صدقے، میرے ڈھولو بولو، کیا کرو گے آپ؟ زویا نے اس کے سرخ انار جیسے گالوں پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو پانی والی گن سے ڈشکاں کر دوں گا۔ حوزان اب بھی غصے میں تھا۔ اوکے میری جان، کچھ نہیں کہتی میں لیزا کو، اب خوش؟ زویا نے اس کے گرد باہوں کا بند باندھ کر سوالیہ نظروں سے دیکھتے محبت سے پوچھا۔ اوئی پاپا آ گئے۔ دروازے سے آتے ہیشم خان کو دیکھ کر حوزان زویا کی باہوں کا حالہ توڑ کر اس کی طرف بھاگا تھا، جبکہ آصال نے بھی دوڑ لگائی تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہو بھائی؟ بہت مس کیا ہے ہم نے آپ دونوں کو۔ ہیشم بازو پھیلا کر دونوں کو گود میں اٹھائے باری باری ان کے بالوں پر بوسہ دیتے آگے بڑھا تھا۔ جب اس کی نظر سامنے سے روحی کی گود میں بیٹھی، آنکھوں میں حسرت لیے اپنی طرف دیکھتی لیزا پر پڑی، وہ ان دونوں کو نیچے اتارتا اس کی جانب بڑھا۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ ہیشم نے محبت بھرے لہجے میں صوفے پر بیٹھتے اسے اپنے گھٹنے پر بٹھاتے پوچھا۔ ٹھیک ہوں بڑے پاپا، آپ میرے پاپا کو نہیں لائے ساتھ؟ لیزا نے نم آنکھوں سے پوچھا۔
जोया ने उसे शुरू से ही ये बात ज़हन नशीं करवा दी थी कि उसके बाबा नहीं हैं। वो नहीं चाहती थी कि जब बाद में उसे पता चले तो वो कमज़ोर पड़े। वो लिज़ा को अपनी तरह एक मज़बूत लड़की बनाना चाहती थी, लेकिन हैशम ने कभी लिज़ा और हाज़ान और आसाल में कोई फ़र्क नहीं रखा था। वो तीनों को ही बराबर प्यार देता। लिज़ा बहुत हसास बच्ची थी। वो रोज़ अपने बाबा के आने का इंतज़ार करती थी। अब भी उसने मामूल के मुताबिक सवाल किया था, वो आएंगे बेटा? वो दूर गए हैं आपके लिए एक प्यारी सी गुड़िया लेने के लिए। हैशम ने भी रोज़ का जवाब दिया था, चुप हो जाओ लिज़ा, कहा है ना कि कभी नहीं आएंगे तुम्हारे पापा। समझ नहीं आती तुम्हें एक बात? जाओ कमरे में, अभी आए हैं बड़े पापा और तंग कर रही हो तुम उन्हें। जोया ने गुस्से से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ उसका रुख मोड़ते कहा, क्या कर रही हो जोया? छोड़ो इसे, बच्ची है वो अभी। आयशा ने उसका बाजू जोया के हाथ से छुड़वाते हुए कहा, होजाल आसाल जाओ जोया को लेकर जाओ कमरे में और वहाँ जाकर खेलो। आयशा होजान और आसाल को मुतवज्जो करते नर्म लहजे में गोया हुई थी, ये क्या कर रही हो तुम जोया? पागल हो गई हो क्या? आज तुम वही गलती दोहरा रही हो जो आज तक चचा चची करते आए। क्यों इसके नन्हे से दिमाग को परेशान कर रही हो? लिज़ा पहले ही बहुत हसास है, तुम्हारा ये रवैया उसे बदगुमान कर रहा है तुम्हारी तरफ से भी। वो बच्ची है, उसे भी एक बाप की ज़रूरत है। वो महसूस करती है इस बात को। उसे इन हालात में नरमी, मोहब्बत और एहसास की ज़रूरत है। तुम्हारा ये रवैया उसे तुमसे मुतनफ़र कर रहा है। आयशा ने लहजे को सख्त रखते हुए कहा, लेकिन आयशा मैं नहीं चाहती कि वो ज़ायान को याद करे। मैं उसे एक ऐसी लड़की बनाना चाहती हूँ जो खुद जीना जानती हो, हालात से लड़ना जानती हो। मैं उसे माँ और बाप दोनों का प्यार देना चाहती हूँ, और अब तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि वो इंसान कभी लौट कर ना आए। जोया ने तड़क कर कहा। क्या कुछ नहीं था उसके लहजे में? अजियत, कुर्ब, बेबसी, तलखी। लेकिन जोया, आप ये भूल रही हैं कि लिज़ा ज़ायान की ही बेटी है। आपको ना सही, लेकिन आपकी बेटी को ज़रूरत है एक बाप की। हैशम ने उसकी बात को रद्द किया था। जानती हूँ हैशम भाई, यही तो एक चीज़ है जो मुझे उससे नफ़रत से रोकती है। वो मेरी बेटी का बाप है, यही बात मुझे कमज़ोर कर देती है। 5 साल गुजर गए, उसने पलट कर नहीं देखा, तो अब कैसी उम्मीद लगाना उससे? सारी उम्मीदों पर फातिहा पढ़ चुकी हूँ मैं। अब कोई हसरत नहीं है उसके लौटने की मुझे। रोने की वजह से उसकी आवाज़ रुंध गई थी, उससे बोलना मुश्किल हो रहा था। आप झूठ कह रही हैं जोया भाभी। मैंने और हाजिम ने खुद देखा था आपको उस दिन ज़ायान भाई की तस्वीर से बातें करते हुए। आज भी आपके दिल के किसी कोने में एक नन्ही सी उम्मीद बाकी है कि ज़ायान भाई लौट आएंगे, रुहाब ने जताते हुए लहजे में कहा। और उसकी बात पर जोया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल खामोशी से नज़रें चुरा गई। क्या आप लोग भी ये क्या बातें लेकर बैठ गए हैं? आपके प्यारे देवर और एक चुड़ैल सी नंद की शादी होने वाली है, ढोल बाजे बजाने के बजाय आप लोग गम मना रहे हैं। हद हो गई है भाभी। इससे पहले के माहौल मजीद गमनाक होता। हाजिम ने जल्दी से सबकी तवज्जो का मरकज़ अपनी तरफ किया। शर्म कर लो थोड़ी, क्या दौर आ गया है? अब नौजवान खुद ही अपनी शादी का ढोल पीट रहे हैं। जोया ने आंसू साफ करते हंसते हुए कहा, ये हुई ना बात, कितनी प्यारी लग रही हैं आप हंसते हुए, हमेशा यूं ही हंसती रहा करे। हाजिम ने मुस्कुराते हुए पुरखलूस लहजे में उसे कहा, बस बस मक्खन ना लगाओ, हम लेडीज़ को शॉपिंग पर ले चलो, कुछ खरीदारी करनी है तुम्हारी शादी के लिए। क्यों आयशा? जोया ने बात मुकम्मल करते आयशा की तरफ देखकर पूछा। हाँ हाँ चलो, मैं तो तैयार हूँ, हाजिम ने शोखी से कहा। उसकी बात पर हैशम ने उसके सर पर हल्की सी चपत लगाई। क्या है भाई, बाल ख़राब कर दिए मेरे। हाजिम ने अपने जल से सेट किए बालों को बेतरतीब होने पर तासुफ से कहा, चल जा, अब ड्रामे ना कर ज़्यादा, मैं तो चला बच्चों के पास। हैशम उसे ताकीद करता, आयशा को आंख मारता वहाँ से निकलता चला गया, जबकि आयशा उसकी इस हरकत पर गिरने वाली थी जब रुहाब की बात पर वो उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। ओह क्या बात है भाई, चोरी चोरी चुपके चुपके। और चुप, आयशा ने उसके सर पर चपत रसीद की थी। जालिम भाभी, अब तो ना मारें, अब तो आपकी जान ही छूट जानी है मुझसे। रुहाब ने मसनूई खफगी से कहा, बस करो ड्रामा क्वीन, जा रहे हैं हम। और तुम क्यों खड़े हो अब तक, गाड़ी निकालो जाकर, रूही से कहती वो हाजिम की तरफ मुतवज्जो हुई। और फिर सब लेडीज़ हाजिम के साथ शॉपिंग पर निकल गईं, और तारीख गवाह थी कि अब शाम से पहले उनका लौटना नामुमकिन था।